स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आनंद कौशल पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स लाता हूं। वो करंट अफेयर्स चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा देते हो, बिहार एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हो, या एसएससी, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, आप किसी की भी तैयारी करते हो तो ये करंट अफेयर का सेशन आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे सवाल करने हैं इसी समय अवधि में। तो जल्दी से आपको बताना है कि हाल ही में भारत का सबसे पुराना क्या है? भारत का सबसे पुराना बोई मेला किस शहर में शुरू किया गया? भोपाल, तमिलनाडु, कोलकाता, पटना। बोई मेला। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि बोई मेला है क्या। यह जो बोई मेला है यह एक पुस्तक मेला है। क्या है? यह एक पुस्तक मेला है। ठीक है, ये जो बोई मेला है यह एक पुस्तक मेला है। ठीक है, यह कहां होता है? कोलकाता में। ये कहां मनाया जाता है? ये जो पुस्तक मेला होता है ये कोलकाता में मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि 48वां अंतरराष्ट्रीय एक पुस्तक मेला भी 2025 में ही फरवरी माह में कोलकाता के सॉल्ट लेक में मनाया जाएगा। ठीक है, 48वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला। ठीक है, ये भी कोलकाता में ही मनाया जाएगा, कोलकाता के सॉल्ट लेक में। ठीक है, कहां पे? कोलकाता के सॉल्ट लेक में। ठीक है, और कोलकाता में देखिए जो बंगाली समाज है ना, वो साहित्य का बड़ा प्रेमी होता है। ठीक है, आप इतिहास में भी बहुत सारे, चाहे आप ले ही लीजिए, जो एक बार बिहार बंगाल से बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है। भले वो भारत में नहीं रहते हो। आप सभी जानते होंगे कि किसी को नाम याद हो तो बताना। कुछ वर्ष पहले वो जेएनयू के स्टूडेंट रहे थे, अभी वो अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी किताब को भी मिला था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो वो साहित्य वाला समाज है। ये जो पुस्तक मेला है ना, ये जो बोई पुस्तक मेला है, इसकी शुरुआत 1918 से हुई। कब से हुई? 1918 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 1918 से हुई। कब से हुई? उसकी शुरुआत 1918 से हुई। ठीक है, तो ये पुस्तक मेले का, और हर जगह पुस्तक मेला लगता है, चाहे आप पटना में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में प्रगति मैदान में लगता है इसी जनवरी माह में। अभी कुछ दिसंबर में पटना में लगा था, गांधी मैदान में पुस्तक मेला। तो पुस्तक प्रेमियों के लिए साल भर में एक बार मेला लगता है। ये जो मौसम होता है ना, इसे लिटरेचर फेस्टिवल वाला ही मौसम कहते हैं। जो कॉलेज, ज्यादातर कॉलेज में जो बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है, वहां ये फेस्टिवल होता रहता है। लेकिन आज का जो बड़ा चुनिंदा सवाल है, मुझे ये सवाल जानना है। आप सभी जानते हैं कि बिहार से पद्म सम्मान मिला है। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है कि पद्म विभूषण किसे मिला है। ठीक है, 25 जनवरी को इसके नामों की घोषणा हुई। ठीक है, तो जल्दी से बताना है पद्म विभूषण किन्हें मिला है। जल्दी से बताना है पद्म विभूषण किन्हें मिला है। जल्दी से आप बताइए कि पद्म विभूषण किन्हें मिला है। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है पद्म विभूषण किन्हें मिला है। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा को। किन्हें मिला है? लोक गायिका शारदा सिन्हा को। आप मरणोपरांत इन्हें मिला। आप सभी जानते हैं कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। ठीक है, इसके बाद पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण किन्हीं मिला है। जल्दी से बताइए, किन्हीं को नाम याद है? अगर कोई अखबार पढ़ते होंगे तो नाम जरूर याद है, सुशील मोदी। किन्हें? सुशील मोदी। कौन है? सुशील मोदी। ठीक है, कौन है? पद्म विभूषण में कौन है? सुशील मोदी। ठीक है, कौन है? सुशील मोदी। ठीक है, पद्म भूषण में कौन है? तो सुशील मोदी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि अब पद्मश्री, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, पद्मश्री क्या है? पद्मश्री जल्दी से बताना है, पद्मश्री किन्हीं किन्हीं मिला है। सबसे पहले तो मिला है आचार्य किशोर कुणाल को। आप सभी जानते हैं आचार्य किशोर कुणाल को। आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। आचार्य किशोर कुणाल को मिला है।
आचार्य किशोर कुणाल बहुत ही भारत बिहार के लिए कह दीजिए भारत के लिए एक महान हस्ती हैं। पटना स्टेशन के पास आप जो महावीर मंदिर देखते हैं वो इन्हीं वो उसका संचालन आचार्य किशोर कुणाल किया करते थे। अब तो ये मरणोपरांत इन्हें मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें पद्म विभूषण मिलना चाहिए था या पद्म भूषण मिलना चाहिए था, क्योंकि इस व्यक्ति की कद काठी जो है बहुत ही ऊंची है। क्योंकि एक आप कह सकते हैं मंदिर के बिहाफ पे नौ हॉस्पिटल चलाना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आचार्य किशोर कुणाल को इनके साथ बहुत लोगों को मिला है। भोजपुर के एक हैं, भोजपुर के हैं भीम सिंह। कौन है? भोजपुर के हैं भीम सिंह। कौन है? भोजपुर के हैं भीम सिंह, उन्हें मिला है। उसके बाद सूरेश्वर जी महाराज को मिला है। ठीक है, सूरेश्वर जी महाराज को मिला है। किन्हें मिला है? सूरेश्वर जी महाराज को मिला है। ठीक है, उसके बाद निर्मला सिंह को मिला है। ठीक है, निर्मला सिंह को मिला है। ठीक है, निर्मला सिंह है। ठीक है, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुजनी कला के हैं। ठीक है, सुरेश्वर जी को मिला है और डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला है। किन्हें मिला है? डॉक्टर हेमंत कुमार को। ठीक है, डॉक्टर हेमंत कुमार को। ठीक है, किन्हें मिला है? डॉक्टर हेमंत कुमार को। ठीक है, पद्म विभूषण किन्हें मिला है? शारदा सिन्हा को। पद्म भूषण किन्हें मिला है? सुशील मोदी को। पद्मश्री किन्हें मिला? आचार्य किशोर कुणाल को। और भोजपुर के हैं डॉक्टर भीम सिंह, सुरेश्वर जी महाराज, निर्मला सिंह, डॉक्टर हेमंत कुमार। तो इतने लोगों को ये सारी चीजें पुरस्कार 25 जनवरी की शाम को घोषित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि ये सभी बिहार के महान हस्ती हैं और बिहार को सजोने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा जो आचार्य किशोर कुणाल पे रहा, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल अभी दिवंगत हुए हैं और ऐसा कहा गया कि ये इस पद से, इस सम्मान से बहुत ऊंचे थे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आप बिहार से पद्म भारत रत्न भी बहुत पिछले साल भारत रत्न जो बिहार से मिला था आप सभी जानते होंगे, कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर हैं, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। भूतपूर्व, इनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। ठीक है, एक कहा जाता है कि इनकी जो ईमानदारी है, ठीक है, इनकी ईमानदारी के लिए बहुत इन्हीं के साथ काम करते थे सुरेंद्र किशोर। वो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं बिहार के। ऐसा कहा जाता है कि वो जो रिपोर्ट लिख देते थे, बीबीसी वाले भी उसे मतलब काट नहीं सकते थे। उन्हें भी पद्मश्री पिछले साल मिला था, आप सभी नाम जानते होंगे। सुरेंद्र किशोर पत्रकारिता के क्षेत्र के एक लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। वो कर्पूरी ठाकुर के साथ काम उन्होंने किया है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में। और आज जो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये सारी चीजों की बात करते हैं ना, आर्थिक आधार पे आरक्षण, उसकी बात बहुत पहले ही कर्पूरी ठाकुर कर चुके हैं। ठीक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात। ठीक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात ये कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश ने कितने धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? 17, 15, 16, 13। जल्दी से आप बताइए कितने स्थानों पे जल्दी से आपको बताना है। कितने स्थानों पे क्या हुआ है कि इन्होंने रोक लगा दिया, और क्यों रोक लगाया है ये भी आपको बताना है। जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप सभी कितने स्थानों पे, जल्दी से बताना है। पानी डाल दीजिए। हेलो, पानी। ठीक है, तो क्या है, कितने स्थानों पे है? तो 17 स्थानों पे। कितने? 17 स्थानों पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से बताना, किसी को नाम याद हो तो जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? तो मोहन यादव। क्या नाम है? तो मोहन यादव जी ने क्या कहा कि ये राम और कृष्ण की धरती है, यहां पे उन्होंने कदम रखा। इसीलिए आप जानते हैं वहां पे जितने भी धार्मिक स्थान है, जैसे उज्जैन, जैसे सलकनपुर, क्या है? सलकनपुर, उसके बाद ओरछा,
ठीक है। ओरछा, ओरछा भी एक जगह है जहां कहा जाता है कि वहां के राजा राम है, ठीक है, और वहां पे रोज बाजप्ता सरकारी व्यवस्था है जिससे वो सलामी का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। उज्जैन, सलकनपुर, ओरछा, इन सारे जगहों पर शराबबंदी लागू की गई है। क्या की गई है? शराबबंदी लागू की गई है, ठीक है। शराबबंदी लागू की गई है। तो जल्दी से इसी के साथ आपको बताना है कि बिहार में शराबबंदी कब से लागू है। जल्दी से बताना है, बिहार में शराबबंदी कब से लागू है? किसी को मालूम हो तो बताना है। बिहार में शराबबंदी कब से लागू है? जल्दी से, क्विक फास्ट। आप सभी जानते हैं कि बिहार वो ड्राई स्टेट जिसे कहा जाता है। 2016 से बिहार मद्य निषेध व उत्पाद विधेयक के द्वारा, कब से? 2016 से। वह जो विधेयक था उसे क्या कहते हैं? बिहार सरकार, बिहार मद्य निषेध, बिहार मद्य निषेध, क्या है? मद्य निषेध, मद्य निषेध, ठीक है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद निरोधक, क्या है? बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विधेयक 2016, क्या है? विधेयक 2016। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में कब से रोक लगा है तो आपको ये बता देना है। अब जल्दी से मुझे बताइए, भारत में कौन सा राज्य है जहां पे शराबबंदी लागू है? जल्दी से आपको बताना है। आप जानते हैं, पहला तो बता देना हमारा प्यारा बिहार ही है, ठीक है, हमारा प्यारा बिहार है। उसके बाद मोदी जी का प्यारा गुजरात है। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है नागालैंड, क्या है? नागालैंड, क्या है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और कौन सा? मिजोरम। और कौन सा? हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक प्यारा राज्य है मिजोरम, क्या है? मिजोरम, क्या है? मिजोरम। तो इन सारे राज्यों में क्या है? शराबबंदी है। बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो आप अभी एक वेब सीरीज आई थी पताल लोक, उसमें नागालैंड का जिक्र है कि वो ड्राई स्टेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, और ये प्रेरणा कहां से मिलती है? तो ये प्रेरणा मिलती है महात्मा गांधी से। कहां से मिलती है? महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कहा था, शराबबंदी के वो बहुत बड़े पक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी सारी चीजों पे कार्य करते रहे। तो आपको ये मालूम होगा हमारा बिहार 2016 से ये क्या कर रहा है? शराबबंदी कर रहा है। वहीं पे भारत में बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में रिलायंस पावर के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पंकज मिश्रा, मनोज अग्रवाल, सुमित बनर्जी, नीरज पारेख, कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग कौन है? देखिए, पंकज मिश्रा ना तो एक किताब लिखे हैं, ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इनकी किताब का नाम है वर्ल्ड आफ्टर गाजा, क्या है? वर्ल्ड आफ्टर गाजा इनकी किताब है, ठीक है। ये जो पंकज मिश्रा हैं, इनकी एक किताब है वर्ल्ड आफ्टर गाजा। मतलब गाजा कहां? गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। तो जल्दी से बताना है, रिलायंस पावर के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज पारेख। किसे नियुक्त किया गया है? नीरज पारेख। किसे नियुक्त किया गया है? नीरज पारेख, ठीक है। किन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है? नीरज पारेख, ठीक है। किन्हें? नीरज पारेख, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताना है पीएनबी बैंक के, क्योंकि ये चर्चा हो चुकी है, ठीक है। पीएनबी बैंक के सीईओ कौन है? जल्दी से, क्विक फास्ट, सीईओ कौन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। जल्दी से बताना है पीएनबी बैंक के सीईओ। और अगर ये सवाल हो गया हो तो जल्दी से बताना है इंडियन बैंक के प्रमुख जो अभी नियुक्त हुए, इंडियन बैंक के, ठीक है। जल्दी से बताना है, ये दोनों चीजें हम लोग कर चुके हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके जवाब आने चाहिए। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना, इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक के जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताना है। पीएनबी बैंक के, क्विक फास्ट, जल्दी से, पीएनबी बैंक के कौन है? अशोक चंद्रा। कौन है? अशोक चंद्रा। कौन है? अशोक चंद्रा। और इंडियन बैंक के कौन है? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। कौन है इंडियन बैंक के? तो विनोद कुमार। और जरा जल्दी से बता दीजिए, पेप्सिको इंडिया की जो अभी मुख्य इंडिया की कार्यकारी अधिकारी हैं, पेप्सिको इंडिया की, किसकी? पेप्सिको इंडिया की, ठीक है। किसकी? पेप्सिको इंडिया की। जल्दी से आपको बताना है,
ये कमेंट पे मैं छोड़ता हूं जल्दी से। पेप्सिको इंडिया परसों ही चर्चा में हो चुका है, क्या है पेप्सिको इंडिया, क्या है पेप्सिको इंडिया, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, पेप्सिको इंडिया जल्दी से बताना है, कौन है कौन है, जल्दी से बताना है। देखिए जवाब नहीं आ रहा, ये जवाब आना चाहिए आप लोगों का। जागृत काटेजा, कौन है जागृत काटेजा, जागृत, ये हम लोग परसों किए थे, जागृत काटेजा, क्या है जागृत काटेजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खबरों में रहा छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, इंदौर, पटना, हैदराबाद, जल्दी से बताना है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव क्या है? छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ठीक है, बाजरा महोत्सव, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, कहां है? बेंगलुरु में, कहां है? बेंगलुरु में मनाया गया। तो जल्दी से आपको बताना है अंबुबाची महोत्सव, क्या है? अंबुबाची महोत्सव कहां मनाया जाता है? जल्दी से बताना है अंबुबाची महोत्सव क्या है? अंबुबाची महोत्सव क्या है? अंबुबाची महोत्सव क्या है? अंबुबाची महोत्सव क्या है? अंबुबाची महोत्सव, जल्दी से आपको बताना है अंबुबाची महोत्सव के बारे में या मेला के बारे में। ये कहां होता है? ये कहां होता है? तो गुवाहाटी में होता है, ठीक है। गुवाहाटी कहां है? असम में है। कहां है? गुवाहाटी में होता है, ठीक है। ये भी देखिए आपसे एक दिन ये चर्चाएं हो चुकी है अंबुबाची महोत्सव के बारे में। उसके बाद दूसरा है चिथिराई महोत्सव, क्या है? चिथिराई महोत्सव, जल्दी से बताना है चिथिराई, ठीक है, चिथिराई महोत्सव, जल्दी से आपको बताना है कहां होता है। आप लोग मीनाक्षी मंदिर जानते होंगे, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का नाम आपने सुना है? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मदुरई, किसे कहते हैं? मदुरई। और मदुरई कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? मदुरई कहां है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर में चिथिराई महोत्सव होता है, ठीक है, चिथिराई महोत्सव। और सागा दावा त्योहार क्या है? सागा दावा त्योहार, जल्दी से बताना है सागा दावा त्योहार, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से, क्विक फास्ट। सागा दावा त्योहार ये कहां होता है? ये कहां होता है? जल्दी से बताना है। सिक्किम में होता है। कहां होता है? सिक्किम में। कहां होता है? सिक्किम में सागा दावा त्योहार होता है, ठीक है, सागा दावा त्योहार होता है, ठीक है, जल्दी से बताना है सागा दावा त्योहार। उसके बाद है गणगौर महोत्सव। कुछ महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। गणगौर महोत्सव आप लोग जानते हैं किस राज्य का है? गणगौर महोत्सव कहां का है? तो ये राजस्थान का है। कहां का है? गणगौर महोत्सव कहां का है? तो राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है, ठीक है। और गंगा सागर मेला आप सभी जानते हैं, गंगा सागर मेला कहां होता है? गंगा सागर मेला, ठीक है, गंगा सागर मेला कहां होता है? तो कोलकाता में। कहां होता है? तो कोलकाता में, ठीक है। कहां होता है गंगा सागर मेला? तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, जिसे पश्चिम बंगाल आप कह सकते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल आप कह सकते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और सबसे बड़ी बात लोंगटे महोत्सव, एक लास्ट महोत्सव की बात कर लेते हैं। लोंगटे महोत्सव कहां मनाया गया था? लोंगटे महोत्सव, ठीक है, लोंगटे, ऐसे ऐसे महोत्सव हैं, ऐसे ऐसे महोत्सव हैं, ये भारत की विविधता को दर्शाता है, ठीक है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये सारे त्योहार भारत की विविधता को दर्शाता है। ये हमेशा मानिए कि ये त्योहार नहीं है, ये पूरा भारत, हम लोग है ना, पूरा भारत अभी घूमे नहीं। भारत में हर चीज है, भारत में पहाड़ है, भारत में पर्वत है, भारत में समुद्र है, भारत में नदियां हैं, भारत में बर्फ है, भारत में वर्षा है, भारत में गर्मी प्रचंड है, भारत में ठंडी प्रचंड है। इसे कुदरत ने हर तरीके से नवाजा है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत भारत है, ठीक है। और भारत को, किसी देश को माता की संज्ञा नहीं दी जाती, इसीलिए भारत को, और इसी को अगर मैं आपको विदेश नीति में पढ़ाता तो कहता ये भारत की सामाजिक संस्कृति का क्या है? उदाहरण है। देखिए कोई बता रहे हैं, अर्चना जी बता रही हैं सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, बिल्कुल सही।
ये आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, सारा तीरथ, बार बार देखिए ये यही लाइन है ना, गंगा सागर के लिए प्रयोग होती है। इसी के लिए देखिए अभी लोहड़ी होता है, ठीक है, अभी इसी जनवरी में क्या हुआ था, लोहड़ी हुआ था। क्या हुआ था, लोहड़ी हुआ था। आप सभी जानते हैं पंजाब का ये फेमस है। उसके बाद कहा, बिहार में मकर संक्रांति, उत्तर भारत में। उसके बाद क्या है, बिहार का छठ पूजा, बिहार का छठ पूजा। ठीक है, बिहार का छठ पूजा। अब तो आप कहिए कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। क्या है, इंटरनेशनल फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कब तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी? 2019, 26, 30, 31। जल्दी से बताना है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, जल्दी से आपको बताना है भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो कब तक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से आपको बताना है भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगा। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 2024, 2023-24 में, 23-24 वित्तीय वर्ष में करीब 13.42% जो राजस्व का था वो डिजिटल अर्थव्यवस्था से आया। ठीक है, जो योगदान था राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में योगदान था, इसको 2024-25 कर लीजिए। 2024-25 में जो राष्ट्रीय आय में योगदान था, ठीक है, राष्ट्रीय आय में योगदान था, ठीक है, राष्ट्रीय आय में इतना योगदान रहा है। और इसीलिए भारत ने, आप जानते हैं कि भारत में कार्यक्रम चलता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। किसी को मालूम हो तो बताना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। 2015 में। और हमारा ये जो इसका नोडल मंत्रालय है, देखिए जब भी किसी योजना का नाम पढ़िए तो उसके मंत्रालय के बारे में जानिए। ठीक है, तो क्या है इसका मंत्रालय, कौन है? इलेक्ट्रॉनिक, आईटी मंत्रालय जिसे कहते हैं, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये है, ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 23 जनवरी को सरकारों ने वाहन मापने की गति के लिए रडार उपकरणों हेतु एक नियम के तहत अधिसूचित किए हैं कि आपको क्या है, सरकार वाहनों की मापने की पद्धति अपनाएंगे। मोटर वाहन नियम 1989, विधिक माप विज्ञान नियम 2011, सड़क सुरक्षा अधिनियम 2010, यातायात नियंत्रण विनिमय अधिनियम। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताना है आपको कौन से अधिनियम के तहत, जल्दी से आपको बताना है कौन से अधिनियम के तहत, जल्दी से आपको बताना है कौन सा अधिनियम है। 2000 क्या है, विधिक माप विज्ञान सामान्य अधिनियम, उसके तहत सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका कार्यक्रम, बालिका दिवस कब मनाया गया था? 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस पहल की वर्षगांठ के रूप के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि मैया योजना, लाडली बहना योजना। जल्दी से आपको बताना है किसका राष्ट्रीय बालिका दिवस तो कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है किसके उपलक्ष्य में, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये सुकन्या समृद्धि योजना भी बेटियों के लिए एक योजना है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी जन्म एक समय से आप इसे बीमा योजना कह सकते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए एक बीमा योजना है। क्या है, एक बीमा
योजना है। क्या है? एक बीमा योजना है। जैसे मान लीजिए कि जब बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि आप कुछ पैसे जमा कीजिए, उस पैसे के बल पे जब इसका एक मैच्योरिटी एज होगा 18 साल 22 साल, तो उस समय सरकार भी उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, एक तरह से ये क्या है, बीमा योजना है। जैसे मैया सम्मान योजना किस सरकार ने स्टार्ट किया, जल्दी से बताना है। 2000 के करीब इसमें रकम मिलता है। झारखंड सरकार ने, कितने, झारखंड ने मैया सम्मान योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, लाडली बहना योजना इसी तरह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की है। किसकी थी? मध्य प्रदेश में अभी मोहन यादव है, इससे पहले बीजेपी के ही शिवराज सिंह चौहान थे। लाडली बहना योजना, ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे बिहार में तेजस्वी यादव ने भी कहा मैया बहनिया सम्मान योजना, ऐसी एक योजना की शुरुआत उन्होंने कही है कि हम क्या है, एक सम्मान निधि देंगे, मां बहन को कुछ राशि देंगे। जब उनकी सरकार बनेगी तो करीब 2000 रुपए की समथिंग उन्होंने वायदा किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है। और आप लोग देखिए, जहां यहाँ पे हमारी क्लास में जितने छात्र छात्रा हैं, मैं तो हमेशा कहूंगा कि आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता, आप सफल हो जाइए और सरकार को कहिए कि मैं आपकी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। तो मेरी तो शुभकामनाएं होंगी कि यहाँ पे खासकर जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी मतलब शिक्षक भर्ती में खासकर कुछ शादीशुदा महिलाएं भी तैयारी करती हैं, तो उन सबों से है कि आप ये सक्षम हो जाइए कि आप इसे जो कहते हैं ना कि ये जो रकम चाहिए ये आपको नहीं चाहिए, आप स्वतः चिट्ठी लिख के मना करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं इस मामले में आप सबों के साथ है। तो जल्दी से बताना है, चर्चा में रहा संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू द्वितीय महिला कौन बनी है जब उनके पति जेडी वेंस, मैंने उस दिन बताया था कि अमेरिका की द्वितीय महिला, देखिए सवाल को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, जेडी वेंस ने 20 जनवरी को 50वें उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली है। जल्दी से बताना है जेडी वेंस के, ठीक है, जेडी वेंस जो है पति हैं, तो उनकी जो भारतीय मूल की हैं उस महिला का क्या नाम है, जल्दी से आपको बताना है। कौन है? उषा वेंस। कौन है? उषा वेंस। क्या है? भारतीय मूल की हैं उषा वेंस। ठीक है, आप जानते हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 47वें राष्ट्रपति। और अभी देखिए बड़े वो कह सकते हैं बहुत एग्रेसिव मूड में है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिको सीमा पे उन्होंने आपातकाल लगा दिया है। ठीक है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? जो बाइडेन थे। उससे पहले आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ही थे, उससे पहले बराक ओबामा थे, वो भी भारत आए थे। ठीक है, अब जल्दी से बताइए जॉन महामा किस देश की राष्ट्रपति हैं? जल्दी से, जॉन महामा किस देश की राष्ट्रपति हैं? जल्दी से, ये सवाल हो चुका है, इसीलिए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जानना है। जल्दी से, जॉन महामा कहां की हैं? घाना की। आपके कमेंट में जवाब आने चाहिए। देखिए कमेंट में देरी नहीं करना है, इससे रिवीजन होता है। ठीक है, जल्दी से बताना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। जल्दी से बताना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। 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 और जल्दी से बताइए मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? अभी आप जानते हैं मालदीव में ना एक चला था इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, तो हमारे पड़ोस में एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? बस ये एक नया नाम है। ठीक है, आप लोगों से इस पे मेरी चर्चा नहीं हुई थी, तो जल्दी से बताना है। इन्होंने ही इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया था। मोहम्मद मुइज्जू। क्या नाम है? 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 मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू। इन्होंने एक नारा दिया था इंडिया आउट कैंपेन का। उसके बाद आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया कि आराम से जाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुर्सी लगा के बीच के किनारे बैठ गए और पूरा मालदीव का पर्यटन व्यवस्था जो है वो अंडमान निकोबार की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चर्चा में रहा संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना, केवल निगरानी करना, दुश्मन की साइबर सुरक्षा प्रणाली को बर्बाद करना, सेना के वाहनों की निगरानी करना। जल्दी से आप बताइए
क्या है, जल्दी से आपको बताना है। देखिए युद्ध क्षेत्र में नए नए कौशल को डेवलप करने के लिए ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। निगरानी व्यवस्था को, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे कार्य, क्योंकि आप जानते हैं हमारे आस पड़ोस में, चाहे वो चीन हो, चाहे हमारा पाकिस्तान हो, और अभी तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से हमें आंखें दिखाता है हमारा प्यारा नेपाल और बांग्लादेश, जो छोटा सा देश है, जो छोटा सा देश है, अब ये भी आंखें दिखाता है। अच्छा, ये सारे देशों के साथ तो विवाद जानते हैं, लेकिन नेपाल के साथ जो मूल विवाद ताजा तरीन हुआ है, क्या है आपको मालूम है? कौन सा नदी का विवाद है? काला पानी नदी। क्या है? काला पानी नदी। क्या है? काला पानी नदी। क्या है? काला पानी नदी। याद रखना है, नेपाल के साथ जो हमारा विवाद है वो काला पानी नदी को लेके है। ठीक है, चलिए, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली। जल्दी से ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आपको बताना है कौन है, जल्दी से आपको बताना है कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। आप जल्दी से हमें बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के। जल्दी से आप बताइए, ये जवाब आप पे है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के बता दिए होंगे तो जल्दी से एप्पल के सीईओ के बारे में बताना है। ठीक है, एप्पल के सीईओ के बारे में जल्दी से बताना है कौन है, जल्दी से आपको बताना है एप्पल के। ठीक है, एप्पल के बारे में जल्दी से बताना है। ठीक है, एप्पल के बारे में क्या है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। क्या है? टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? भारत के हैं सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और आप जानते हैं गूगल में हमारे प्यारे भाई साहब कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई जो है गूगल में। अब अल्फाबेट उनका एक सेगमेंट है, उसमें ये अपनी भूमिका बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एक तरह से सीईओ के तौर पे हैं। ठीक है, सीईओ के तौर पे देखिए वो उस कंपनी के मालिक हैं। सीईओ एक अलग पोस्ट होता है, बहुत जगह वहां के मालिक ही सीईओ लिखवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए ये आपका जवाब है टिम कुक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका जो जवाब आ रहा है ये आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। ये बताता है कि सुबह सुबह इस भोर भोर के बेरा में आप लोगों का कितना कंसंट्रेशन है और सबसे बड़ी सफलता को लेके क्या डेडिकेशन है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ही कहा जाता है कि जिंदगी में सफलताओं के लिए कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन आपका मेहनत, आपकी लगन, आपकी जो क्षमता है वो आपको सफलता दिलवा के मानती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सफलता के मायनों में, सफलता के रास्तों में जो कष्ट है वो दिखता भी नहीं है। ठीक है, ये सुबह सुबह का जो समय होता है ना, इसमें देखना। देखिए इसके बाद बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं। देखिए उनके लिए भी मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि उनकी शिकायतें कमेंट बॉक्स में रहती है कि सर आप लाइव वाले की बात कर देते हैं, लेकिन नहीं, जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी सफल हो जाएं। और देखिए इसके लिए दिल आना स्टार्ट हो गया, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से दिल देके मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए जल्दी से, जल्दी से। तब तक मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं, जल्दी से बताना है। देखिए पंकज यांगिक, राधे 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 राधे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जल्दी से दिल देके करना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 7वां, 8वां, तीसरा, चौथा? जल्दी से आपको बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जल्दी से आपको बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है? चौथा स्थान है। और इसे निकालता कौन है? ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन। कौन निकालता है? ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन। क्या निकालता है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। ठीक है, फर्स्ट ईएनए रुपए क्रेडिट कार्ड को किसके साथ सहजता से एकीकृत किया गया? नेट बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट। देखिए एक नए तरीके का ना एक प्रयोग किया गया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं कि बैंक एक कार्ड देती है, जैसे आप क्या है एडवांस में पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडवांस में पे कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऐसी देती है कि जिससे आप क्या करेंगे? एडवांस में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड देखिए आप सबों का ये प्यार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को, सुप्रभात।
देखिए फिर से रिवीजन कर दूं कि हमारे बिहार से बहुत सारे लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिला है, ठीक है, पद्म श्री मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पद्म श्री मिला है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, यूपीआई के तहत। इसका जो सही आंसर है ये है यूपीआई के तहत। अब जब बैंकिंग की बात आई है तो जल्दी से एक छोटा सा सवाल हमें बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। जल्दी से एक छोटा सा सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, जल्दी से आप लोग क्विक फास्ट, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताना है जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। आरबीआई की स्थापना जो शुरुआत आप कह सकते हैं वो तो 1935 से हुआ है, और उस अधिनियम का अगर नाम किसी को मालूम हो तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, क्या है, रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, क्या है, बैंक अधिनियम, अधिनियम 1934 के तहत ये आया गया, जिसे आप एक्ट कहते हैं, और आरबीआई की स्थापना। अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, जल्दी से आपको बताना है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, कौन है, कौन है, जल्दी से बताना है, संजय मल्होत्रा, कौन है, संजय मल्होत्रा, कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, कौन है, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, किसी को मालूम है, आरबीआई के पहले गवर्नर क्या है, आरबीआई के पहले गवर्नर किसी को मालूम है तो आपको बताना है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, सर ओस्वन स्मिथ, क्या है, सर ओस्वन स्मिथ, ठीक है, क्या है, सर ओस्वन स्मिथ। और इसमें से जब गवर्नर की बात हो ही रही है तो बताना है आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन थे, आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद आरबीआई के गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे, सर सीडी देशमुख, क्या थे, सर सीडी देशमुख, क्या नाम था, सर सीडी देशमुख, ठीक है। तो देखिए गवर्नर का नाम याद आएगा तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1934 एक्ट के तहत हुई थी, रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत हुई थी, और स्थापना जो परिचालन स्टार्ट हुआ था 1935 से। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है, लेकिन आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे सर ओस्वन स्मिथ थे, और आरबीआई के आजादी के बाद के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था, सर सीडी देशमुख, क्या था, सर सीडी देशमुख। चलिए गुड, देखिए बहुत लोगों का जवाब आ रहा है, सर सीडी देशमुख। चर्चा में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, ईरान, जल्दी से बताना है। आप देखते हैं वोल्केनो जिसे कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ये एक तरह का अभी चर्चा में आया था, ठीक है, चर्चा में आया था, इसीलिए आपको बताना है। एक तरह से ये क्या है, स्टेटो वोल्केनो के रूप में है, ठीक है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताना है आपको, ठीक है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। कहां पे है, इंडोनेशिया में, कहां पे, इसे कहा जाता है कि ये प्रशांत रिंग फायर में स्थित है, क्या है, प्रशांत रिंग फायर में स्थित है, कहां है, प्रशांत रिंग फायर में स्थित है, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक तरह से ज्वालामुखी के बारे में आप जानते होंगे, तो ज्वालामुखी के आप ज्योग्राफी में जरूर उनके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, उसी में माउंट ईबू का जिक्र आता है। लेकिन मुझे यहां जानना है कि इसी तरह एक जिक्र आता है भारत में माउंट पर्वत का, क्या है, माउंट पर्वत का, ठीक है, माउंट पर्वत का, माउंट आबू, सॉरी, माउंट आबू का, क्या है, माउंट आबू का, कहां है, जल्दी से बताना है, माउंट आबू कहां है, तो कहां है, राजस्थान के सिरोही जिले में, कहां है, राजस्थान के सिरोही जिले में, कहां है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू, आपने जरूर नाम सुना होगा, माउंट आबू कहां है, राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है। इसे रेगिस्तान में नखलिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका एक उपनाम दिया जाता है, रेगिस्तान में नखलिस्तान, क्या कहा जाता है, रेगिस्तान में नखलिस्तान, क्या कहा जाता है, रेगिस्तान में नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। माउंट आबू कहां है, राजस्थान के सिरोही जिले में, और माउंट ईबू कहां है, इंडोनेशिया में है, प्रशांत रिंग फायर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं
चर्चा में रहा मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, जयपुर। किसकी बात की जा रही है? मन्नान समुदाय की। ठीक है, मन्नान समुदाय एक तरह से ये आदिवासी समुदाय है। ठीक है, आदिवासी समुदाय है और एक तरह से कहा जाता है दक्षिण भारत में राजत्व वाला एकमात्र आदिवासी राजवंश है। ठीक है, एकमात्र आदिवासी राजवंश है। ठीक है, एकमात्र आदिवासी राजवंश के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जाना। देखिए इन ये बार बार चर्चाओं, ये केरल की है, ये केरल की जनजाति है। ठीक है, आदिवासी जनजाति है। ये क्या है? केरल की जनजाति है। ठीक है, जनजाति है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं संथाल, मुंडा, उराव के बारे में आप जानते होंगे, सरहोल उनका फेस्टिवल है, उसी तरह। ठीक है, ये मन्नान जाति कहाँ की है? केरल की। और सबसे बड़ी बात कि देखिए इन सबों के लिए क्या है, ये वहां के पहला एकमात्र क्या है, जो एकमात्र जो राजवंश परंपरा वाली है, राजत्व परंपरा वाली आदिवासी समुदाय को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। जल्दी से आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है आप सबों को, जल्दी से बताना है आपको। देखिए एक तरह से जो मन्नान समुदाय की बात की जा रही थी, केरल की इसलिए भी चर्चाएं हो सकती है कि केरल का जो साक्षरता दर है जनगणना के अनुसार तो 94% था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन करीब 96% वहां की जनता क्या है? शिक्षित है। ठीक है, और वो जो मन्नान समुदाय है, उस मन्नान समुदाय को आप कह सकते हैं कि वहां की जो तमिल आप कह सकते हैं लिपिबद्ध एक शैली का वो विकास करते हैं। ठीक है, इसका बताना है क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। जल्दी से आपको बताना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आपको बताना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताना है आपको पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। और किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। और किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की। किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की। ठीक है, और किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद सरकार। ठीक है, आप कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संगठन। और जो जानते हैं 1941 में स्वतंत्र भारतीय रेडियो की भी स्थापना की थी इन्होंने। क्या किया था? स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना। आप सभी जानते होंगे स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की थी और उन्होंने वहां से बापू को संबोधित किया था। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास की कहानी है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर जाना होगा, जरूर समझा होगा, लेकिन ये कहानी नहीं जानते। जब आजाद हिंद फौज की जो सेनानी थे उनको उन्होंने कहा था कि तुम क्या है, जो लोग कहते हैं ना कि आजाद हिंद फौज, एक विवाद चलता है, इतिहास के पहलू पे भी विवाद चलता है कि यहां आके वो गांधी जी के पक्षकर हो गए और सुभाष चंद्र बोस को भूल गए। ऐसी बातें नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही भारत जाएंगे और भारत जाके आपका नेता मैं नहीं रहूंगा, बापू रहेंगे। उन्होंने खुद ये कहा था। इसीलिए आजाद हिंद फौज के जब सेनानी आए थे तो उसके बाद वो गांधी जी के साथ आ गए थे। और आप जानते हैं जब देश का बंटवारा हो रहा था, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो देश के साथ बहुत सारी विभीषिकाएं थी और उसी में एक जगह था नोआखली, जहां पे दंगे भड़क रहे थे। वहां पे आजाद हिंद इसी
फौज के सिपाही जो थे उसके 50, जबकि बापू ने मना किया था, फिर भी करीब 50 सेनानी उनके साथ गए थे। और ये जो बिहार है, बिहार में भी जब उस समय दंगे भड़के थे तो उसके बाद गांधी जी ने इसी सेनानियों में से एक व्यक्ति को भेजा था। और ये जो आप ये बिहार के पटना में जितना काम हुआ है, खासकर मसूरी वाले इलाके में, उस समय आजादी के समय इसी सेनानी में से व्यक्ति थे। तो ऐसा बात नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस सेनानी को खड़ा किया वो महात्मा गांधी के पक्षकर हो गए, नहीं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सीधा हिदायत दिया था कि जैसे ही भारत पहुंचोगे तो तुम्हारा नेता मैं नहीं, तुम्हारा नेता बापू होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इतिहास की जड़ों को अगर आप 2025 में खंगालेंगे तो शायद आपको वो जवाब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि इतिहास जो हम देखते हैं, इतिहास का क्या है, पुनर्व्याख्या आप कब कर रहे हैं, तो 2025 में कर रहे हैं। इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की व्याख्या 2025 में नहीं हो सकती है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल। जल्दी से बताना है कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और आप सभी जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। इसका वर्षगांठ भी 10वां वर्षगांठ मनाया गया था। अब जल्दी से बताना है बिहार का लिंगानुपात कितना है। ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है, जल्दी से आपको बताना है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, ये आपके जवाब आने चाहिए। भारत का लिंगानुपात कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है, ये आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। सबसे पहला जवाब, बिहार का लिंगानुपात कितना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके जवाब आने चाहिए। बिहार का लिंगानुपात कितना है, जल्दी से आपको बताना है। बिहार का 101 तो नहीं है भाई जो आप लोग बता रहे हैं, 918, बिल्कुल सही। देखिए जवाब आ गया 918। और भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। कितना है, 943। इस सवाल को और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, इस सवाल को और भी ज्यादा ट्विस्ट करते हैं। और फिर आपको बताना है कि जो सर्वेक्षण हुआ था, जातिगत जनगणना हुआ था, जातिगत जनगणना हुआ था, ये भी आंकड़े में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात जल्दी से आपको बताना है। बिहार का लिंगानुपात कितना था, किसी को याद है तो जल्दी से बताना है। 953, इतना ही बताया था आप सबों को। 953 कितना था, 953 कितना था, 953, ठीक है। जातिगत जनगणना जो हुआ था बिहार सरकार ने कराया था, जनगणना नहीं कह सकते, सर्वेक्षण कह सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 953। भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 943। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। इसका मतलब है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पे 918 लड़कियां हैं, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण कहता है कि बिहार में 1000 पुरुषों पे 953 लड़कियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष अन्वेषण, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, कृषि विकास और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना। अगर आप डीप ओशन मिशन को समझते हैं तो इसका जवाब बिना सोचे समझे दे पाएंगे। डीप ओशन मिशन मतलब समुद्र का अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पानी के भीतर संसाधनों की खोज होगी, ठीक है। पानी के भीतर संसाधनों की खोज होगी। जैसे एक कंपनी है ONGC, आप सभी जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या करता है, जो समुद्र के नीचे ऊर्जा के जो भंडार हैं, जो प्राकृतिक गैस हैं, उसके दोहन का एक तरह से काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं। और बिहार में आप जानते हैं, बिहार में एक जिला है समस्तीपुर। क्या है, जिला है समस्तीपुर। वहां पे कहा गया कि प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। क्या मिला है, प्राकृतिक, पिछले साल कहा गया कि प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। ऑयल एंड जो ONGC कंपनी है उन्होंने इसके लिए ड्रिलिंग किया था। बिहार में सोने का भंडार कहां है, बिहार में सोने का भंडार कहां है, जल्दी से आपको बताना है।
बिहार में सोने का कहा जाता है कि पूरे भारत के करीब 45% जो सोने का भंडार है वो करीब 40 से 50 आप कह सकते हैं, इस बीच का एक आंकड़ा है कि उसका जो भंडार है पूरे भारत का वो बिहार में। सोचिए हमारा बिहार इनरिचमेंट में इतना आगे है, खनिज संपदाओं में। कहां है जल्दी से आपको बताना है, जमुई में। कहां है, जमुई में। कहां है, जमुई में। वो जगह का क्या नाम है, जमुई में एक जगह है, करमटिया पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करमटिया। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए करमटिया पहाड़, ठीक है, करमटिया पहाड़ है। और ये जो प्रखंड है क्या नाम है इसका, प्रखंड का क्या नाम है, सोनहो। क्या नाम है, सोनहो। देखिए सोने, इसका मतलब है कि भारत और चाहे वो बिहार के लोग हो, इस जगह का नाम सोच रहे कितना समय पहले पड़ा होगा, और उस समय पढ़ने का कारण है कि उसका नाम सोनहो रखा गया, सोने के आधार पर रखा गया। इसका मतलब है कि भारत का जो एंशिएंट कल्चर है वो भी इस बात को जानता है। देखिए इसके नाम में ये राज भी छिपा है, ठीक है, करमटिया पहाड़, जमुई, ठीक है। अब और आप जानते हैं कि अगर जमुई से सवाल आता है तो 2-3 चीजें मैं करवा ही लेता हूं आपसे, कि जमुई में, बिहार में रामसर स्थल है। क्या है, रामसर स्थल है, ठीक है, रामसर स्थल है। क्या क्या है, और वो बिहार में भी है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जल्दी से ये देखिए, इससे रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से ऐसा कर लीजिए कि आपको याद हो जाए, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहां है, जमुई में। याद रखना ये कहां है, जमुई में। और एक और है कांवर लेक झील। क्या है, कांवर लेक झील। क्या है, कांवर लेक झील, ठीक है। क्या है, कांवर लेक झील। ये कहां है, बेगूसराय में है। कहां है, बेगूसराय में। इसका मतलब है कि भारत में जो रामसर स्थल है, भारत में जो रामसर स्थल है, कहां पे, कुल कितने हैं भारत में, कुल कितने हैं, 85 हैं। कुल कितने हैं, 85 हैं। और 85 में आप जानते हैं 3 एड ऑन हुआ था नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बाद, नंजराजन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इन सारी चीजों को क्या किया गया, रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है, 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 क्या है, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, ठीक है। एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, फ्रांस का एक शहर है कांस, ठीक है। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ था, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, मालूम है आप सबों को, फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, कहां हुआ था, फ्रांस का एक शहर है कांस। और इस बार फ्रांस में बहुत बेजोड़ घटना हुई थी। भारत एक वहां पुरस्कार होता है, पाल्मे डी पुरस्कार। क्या है, पाल्मे पाल्मे डी पाल्मे डी पुरस्कार, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। किन्हें मिला था, उस फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्या है, ऑल वी अमेजिन, ऑल वी अमेजिन एज लाइट। क्या है, एज लाइट, नाम याद रखना है। पाल्मे डी पुरस्कार किसे मिला था, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसकी जो डायरेक्टर थी उसका नाम था पायल कपाड़िया। क्या नाम था, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। क्या है, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। इस फिल्म निर्माता कौन है, तो पायल कपाड़िया है, ठीक है, पायल कपाड़िया है। और एक और पुरस्कार मिला था लाह सिने पुरस्कार, ठीक है। एक और पुरस्कार मिला था इसी कांस फिल्म फेस्टिवल में, लाह सिने पुरस्कार। क्या है, लाह से एक तरह से कह सकते हैं क्या प्रथम श्रेणी का पुरस्कार, लाह सिने पुरस्कार इसी कांस फेस्टिवल में मिला था, ठीक है। जल्दी से बताना है इस फिल्म का क्या नाम है, सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल के बारे में है, सनफ्लावर। क्या है, जल्दी से बताना है, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट
wants to know sunflower, sunflower क्या नाम है? सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या है? सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट, वेयर द, ऐसा फिल्म का नाम है, वेयर द फर्स्ट ओन्स टू, ठीक है, मतलब एक तरह से कि आपने सूरजमुखी के फूल को पहले किसने देखा, इस तरीके का हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन इन सबों का हिंदी रूपांतरण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं इंग्लिश में ही नाम बताता हूं। सन वेयर द फर्स्ट ओन्स टू, ठीक है, ओन्स टू, ठीक है, ये एक फिल्म है ओन्स टू, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो, क्या है? वंस टू नो, ठीक है, वंस टू नो इस फिल्म का नाम है सनफ्लावर, ठीक है। ये पुरस्कार मिला था ला सिने श्रेणी में, और इसके जो निर्माता हैं, इसके जो निर्माता हैं, ये जो सनफ्लावर, जो ला सिने पुरस्कार मिला था, ठीक है, चिदानंद एस नाइक, इसके जो आप कह सकते हैं जो फिल्म निर्माता हैं, चिदानंद एस नाइक, क्या नाम है? चिदानंद एस नाइक, क्या है? चिदानंद एस नाइक, क्या नाम है? चिदानंद एस नाइक, ठीक है, चिदानंद एस नाइक। चलिए, चिदानंद एस नाइक, ठीक है, सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ा इंग्लिश नाम है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की फिल्म थी, ठीक है, पायल कपाड़िया की वो फिल्म थी। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती थी? 128वीं, 119वीं, 142वीं, 175वीं, क्या जयंती था? 128वीं, और कब? पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है, मनाया जाता है इनकी जयंती। चलिए, हाल ही में जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें क्या है, जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? गुएन वॉन हुई, विश्वनाथ आनंद, इनियाना पनीर सेल्वम और मैग्नस कार्लसन। जल्दी से आपको नाम बताना है, जल्दी से आपको नाम बताना है, किसने जीता है, जल्दी से आपको नाम बताना है, क्या है? इनियान पनीस सेल्वम, क्या नाम है? इनियान पनीस सेल्वम, ठीक है, शतरंज टूर्नामेंट का खिताब। जैसे आप जानते हैं, एक हमारे यहाँ है फीडे श्रेणी में नाम आया है गुकेश डी कुमार, किनका नाम आया है? गुकेश डी कुमार, और आप जानते हैं इन्हें अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, किन्हीं किन्हें मिला है? तो एक गुकेश डी कुमार है, उसके बाद कौन है? हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर है, उसके बाद है प्रवीण कुमार है, पैरा एथलेटिक्स से हैं, प्रवीण कुमार, और एक भारत की आप कह सकते हैं बेटी है, मनु भाकर, कौन है? मनु भाकर, कौन है? मनु भाकर, कौन है? मनु भाकर। चलिए, हाल ही में जनवरी 2025 के आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जॉन महामा, माइकल मार्टिन, जेडी वेंस, लियो वार्डर, कौन है? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, कौन है वो? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताइए, कौन है? माइकल मार्टिन, कौन है? माइकल मार्टिन। जॉन महामा तो कहां की हो गई? घाना की हो गई, ठीक है, घाना की हो गई। और जेडी वेंस आप जानते हैं कि अमेरिका के 91वें उपराष्ट्रपति बने हैं, क्या बने हैं? अमेरिका के 91वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? नेत्र संजय सुरक्षा पराक्रम, रक्षा मंत्री द्वारा उन्होंने ये कार्य किया है, जल्दी से आपको बताना है, रक्षा मंत्री के द्वारा क्या नाम है उसका? संजय, क्या नाम है? संजय। इसी तरह एक और भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, क्या नाम है? प्रोजेक्ट उद्भव। आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट उद्भव क्या होता है? प्रोजेक्ट उद्भव, क्या नाम है? प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, भारतीय सेना का ही है, ठीक है, भारतीय सेना का भी ही है, ठीक है, भारतीय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही इसे झंडी दिखाया था। एक तरह से क्या है कि भारत के प्राचीन युद्ध कौशल को, भारत के प्राचीन
युद्ध कौशल को क्या है, युद्ध कौशल को पुनर्जीवित करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए भारत के रामायण महाभारत या इन सारी चीजों में किसी अस्त्र के बारे में, शस्त्र के बारे में या चाणक्य की रक्षा नीति के बारे में, तो उसे क्या है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए प्रोजेक्ट उद्भव नाम दिया गया कि भारत का जो अपना एंशिएंट कल्चर है उस पे आधारित जो चीजें होंगी उस पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उद्भव है। ठीक है, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी। जल्दी से आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जल्दी से आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताना है, जल्दी से आपको बताना है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। एक तरह से हमारे यहाँ जो आपके आप कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना के प्रतीक के तौर पे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। ठीक है, आप क्योंकि जानते हैं चुनाव आयोग जो है भारत की एक निष्पक्ष संस्था है, जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस पे है, भारत की एक निष्पक्ष संस्था है। ठीक है, निष्पक्ष संस्था है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अब क्या है, जो चयन समिति होगा। ठीक है, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए जो समिति होगी, जो चयन समिति होगी, उसमें से कौन होगा? चुनाव आयुक्त के का जो चुनाव होगा, ठीक है, उसके लिए एक चयन समिति है। ठीक है, एक चयन समिति है। आप लोगों को मालूम है उसमें कौन कौन होंगे? अगर किन्हीं को मालूम हो तो बताना है, मैंने इस क्लास में बताया था आपको कौन कौन होंगे। तो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे। और कौन होगा? प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होगा एक। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होगा। और क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा। कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। इसका मतलब है, इस पे बहुत हल्ला शोर शराबा हुआ था कि मान लीजिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो उसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा, और कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। अब एक बात आप बताइए, जब विपक्ष का नेता होगा, अगर इसकी वोटिंग कराई जाएगी तो पीएम तो भाई पीएम और उनका कैबिनेट मंत्री उन्हीं के पक्ष में वोट देगा। तो इस चयन समिति पे बहुत बवाल उठा था कि आप कैसे इस पे ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, बहुत सारे फिल्म महोत्सव होते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताना है, जल्दी से बताना है कहां पे हुआ? कोलकाता में। कहां हुआ? और कोलकाता में ही जानते हैं, अभी पुस्तक मेला की हमने बात की थी। नेक्स्ट सवाल है, आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह। ये उत्कर्ष ओडिशा मतलब ओडिशा के पुनरुद्धार के लिए ये कार्य हो रहा है। तो जल्दी से आपको बताना है कौन करेंगे, जल्दी से आपको बताना है, ये उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, ये क्या है? ओडिशा के लिए। जैसे बिहार समिट भी कभी हुआ करता था, अभी जब नीतीश कुमार की पहली सरकार बनी थी, देखिए अगर कार्यशैली के बारे में बात करेंगे तो नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार सच में लगता था कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में सड़कें दिखती थी, और सड़कों पे एक सबसे बड़ा उनका योगदान जो है, मैं बहुत देखिए जब किसी सरकार के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जब आप पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार ने जिस समय बिहार की कमान संभाली थी, और उस समय बिहार में सड़कों का जाल नहीं था, गड्ढों में बिहार था, उसमें कहावतें चलती थी। एक बात सही है कि बिहार को वो नायाब सड़कें दिया। आज आपको हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली कस्बे नुक्कड़ पे सड़कें मिलेंगी। एक सबसे बड़ा योगदान तो वो रहा। दूसरा योगदान जो मेरे दृष्टिगत से है, वो हो सकता है आप लोग पक्ष और विपक्ष में अलग अलग इनकी मंशा हो सकती है, लेकिन एक बिहार में मध्य साइकिल योजना आया था। ठीक है, बिहार के एक ऑफिसर थे,
विदेश सेवा के अधिकारी थे मुचकुंद दुबे, उन्होंने ये नीतीश कुमार से आग्रह किया था, इस योजना का पूरा क्रियान्वयन किया था। ठीक है, ये साइकिल योजना थी वो ना बिहार में खासकर लड़कियों के प्रोत्साहन राशि की जो कल्पना थी, वो बिहार में लड़कियों का जो आप कह सकते हैं एनरोलमेंट ग्रोथ जो था, स्कूल में आने का जो दर था, आज जो आप बिहार में स्कूल देख रहे हैं ना भैया, आज जो आप कह रहे हैं जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पहले बिहार में स्कूल ही नहीं हुआ करता था, और जो स्कूल था उस स्कूल में बच्चियां जाती ही नहीं थी, लड़के जाते थे तो कुछ समय के बाद भाग जाया करते थे। ठीक है, तो ये बिहार की कहानी थी। तो उस समय वो जो प्रोत्साहन राशि, ड्रेस, किताबें, ठीक है, ड्रेस, किताबें, उसके बाद क्या है, अब लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि चेंज मेकर था बिहार के लिए, कि बिहार के स्कूलों में ग्रोथ बढ़ा, और उसी का आज नमूना है, उदाहरण है कि आज बिहारों में शिक्षक भर्ती की जरूरत हुई। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक खाका चला। ठीक है, उसके लिए स्कूलों की कल्पनाएं हुई, सब कुछ हुआ। तो दो तीन काम जो आप कह सकते हैं, एक तो सड़क वाला काम, जो कनेक्टिविटी के लिए बिजली का काम, बिहार में बिजली जो गांव में खासकर बिजली नहीं होती थी, वो बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है बहुत अच्छे से हुआ है। दूसरा जो काम बिहार में लड़कियों का जो विद्यालय में नामांकन दर था वो बढ़ा है। ठीक है, तो एक तरह से बिहार में ये सारे काम है, भले आप आज उनके जो ये अब कार्यकाल है, अब जो लास्ट वाला कार्यक्रम है वो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, चलिए क्या नाम है, कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी। रविंद्र बोल रहे गुरुजी शुरू से एक बार रिवीजन करवा दीजिए, तो जल्दी से 5-10 मिनट में हम शुरू से एक रिवीजन कर लेते हैं। अब जब रविंद्र जी बोल लिए हैं तो आज इनकी बात को मान ही लिया जाए। ठीक है, तो बस मैं नाम बोलूंगा और आपको उसका आंसर बताना, क्विक फास्ट तरीके से। ठीक है, क्विक फास्ट तरीके से आपको आंसर बताना है। ठीक है, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग क्विक फास्ट में रिवीजन करते जाएंगे। तो जल्दी से बोलना है। हाल ही में कोलकाता में सबसे पुराना पुस्तक मेला हुआ, क्या था, बोई मेला। कहां हुआ, कोलकाता में। कहां हुआ, बोई मेला कहां हुआ, कोलकाता में। दूसरा सवाल है, ये भी कर देते हैं, बिहार में अभी पद्म विभूषण मिला है, शारदा सिन्हा को पद्म भूषण मिला है, सुशील मोदी को पद्मश्री मिला है, आचार्य किशोर कुणाल को, भोजपुर के डॉक्टर भीम सिंह, सुरेश्वर जी महाराज, निर्मला सिंह, डॉक्टर हेमंत कुमार। बिहार से भारत रत्न भी मिल चुका है कर्पूरी ठाकुर को, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और आर्थिक आरक्षण की जो बात करते हैं वो बहुत पहले इसकी बात कर चुके थे। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने कितने धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी लागू किया है, तो करीब 17 स्थान पे बिहार 2016 में शराबबंदी अधिनियम के तहत शराब बंद कर चुका है बिहार में। ठीक है, और बिहार में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विधेयक था, और भारत में बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम में शराबबंदी है। और हाल ही में रिलायंस पावर के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोज अग्रवाल और पंकज मिश्रा की एक किताब है वर्ल्ड आफ्टर गांजा। ठीक है, और पीएनबी बैंक के जो सीईओ अशोक चंद्रा, पेप्सिको इंडिया के जागृत काटेजा, और इंडियन बैंक के विनोद कुमार। जल्दी से बढ़ते हैं, खबरों में रहा छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां है, बेंगलोर में। अंबुबाची महोत्सव कहां है, गुवाहाटी में। कहां है, गुवाहाटी में। सागा दावा महोत्सव कहां है, सिक्किम में। चिथिराई महोत्सव कहां है, तो मीनाक्षी मंदिर में। ठीक है, और उसके बाद गणगौर महोत्सव राजस्थान, गंगा सागर मेला कोलकाता, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कब तक कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी, तो 2030 तक। कब है, 2030 तक। 23 जनवरी को सरकार ने वाहनों में क्या है, मापने के लिए रडार उपकरण लगाया है, वो विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 22 जनवरी को, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आप कह सकते हैं 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आप द्वितीय महिला कहते थे, उषा क्या नाम है, उषा वेंस, इन्हीं के पति हैं जेडी वेंस, जिन्होंने 91वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि चर्चा में रहा संजय, जो है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार का उपक्रम है। और फिक्की फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आयुष्मान खुराना को। एप्पल के टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला है, और गूगल के सुंदर पिचाई हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन इसे निकालती है।
फर्स्ट यानी रुपए क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई के द्वारा क्या किया गया है, एकीकृत किया गया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। आजादी के बाद आरबीआई के गवर्नर सर सीडी देशमुख थे और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ थे। चर्चा में रहा माउंट ईबू इंडोनेशिया में है और वैसे ही भारत में क्या है, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से केरल का समुदाय है। आप सभी जानते हैं मन्नान समुदाय केरल का समुदाय है, एक जनजातीय समुदाय है जिनकी भाषा की संरक्षण की बात की जाती है। किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रजातंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक और आप कह सकते हैं आजाद हिंद फौज और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी उसी दिन आप कह सकते हैं 24 जनवरी को। ठीक है, चर्चा में रहा भारत का डीप ओशन मिशन है, वो समुद्र से जो समुद्र के संसाधन है उसे खोज के लिए वो कार्य किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है हाल ही में भारतीय लघु फिल्म जो है अनुजा को ऑस्कर के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी पुरस्कार किसे मिला है, जो फ्रांस में होता है, किसे मिला है पाल्मे डी पुरस्कार, तो वो किसे मिला है, पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज द लाइट और चिदानंद एस नाइक की फिल्म है जिसे लास्ट सिने श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वर्ड्स टू नो। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 128वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में जनवरी 2025 में मलेशिया के नवे जेहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इनियान पनीर सेल्वम ने जीता है। और आप जानते हैं गुकेश डी कुमार, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। हाल ही में जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मॉर्टिन नामित हुए हैं। जॉन महामा घाना की हैं और जेडी वेंस अमेरिका के 91वें उपराष्ट्रपति हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय है और भारतीय आप कह सकते हैं भारतीय सेना का ही क्या है प्रोजेक्ट उद्भव जो प्राचीन युद्ध कौशल की बात करता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। और जो राष्ट्रीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी जो चुनाव चयन समिति में है प्रधानमंत्री होते हैं और कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित हुआ है। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन भी हो गया है। ठीक है, तो ये कैसा लगा आपको बताना है और जल्दी से आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं और दिल दे के विदाई देना है और फिर से अभिवादन करना है। हम फिर से आप सबों का तहे दिल से इस दी ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से शुक्रिया अदा अभिवादन सब करता हूं और फिर कल मिलेंगे नए नए सवालों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।